हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकेंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। लेखांकन का उद्देश्य एक अवधि विशेष के व्यापारिक लेन देन एवं घटनाओं का अभिलेखन कर विश्लेषण का सारांश वित्तीय विवरण के रूप में हितग्राहियों तक संप्रेषित करना होता है। मेन चीज क्या होती है कि अकाउंटिंग क्या होती है कि आप अपने वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेना देना, जो भी आपका पैसा आता है उसको लिखना, हिसाब किताब रखना, ये सारी चीज़ें रखने का काम होता है अकाउंटिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दिया थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। अब यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यार सिंपल सी लैंग्वेज में कि कोई भी अकाउंटिंग है, ठीक है ना, जो रूल होते हैं, जो रेगुलेशन उनकी बनाई जाती है, ये सब क्या कहलाती है, थ्योरी में ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि प्रैक्टिकल में अलग से उन्होंने रूल और रेगुलेशन बनाई है कि नहीं, सारे रूल बनाए गए कि नहीं आपको जनरल एंट्री बनानी तो उसके लिए आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, आपको फाइनल अकाउंट बनाना तो इस तरीके से। ये सारी चीज़ें किस में होती है, रूल और रेगुलेशन। तो इस चैप्टर में आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना, कि जो अकाउंटिंग है कि उसके रूल कौन से होते हैं, रेगुलेशन कौन सी होती है कि, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दे रखी है। अब अकाउंटिंग के थ्रू हमें क्या होता है कि हमें हमारे बिजनेस की पूरी जानकारी मिल जाती है। पहली चीज़ होती है हम अकाउंटिंग को करते क्या कि हमें हमारा बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन जितने भी लेन देन हो रहा है उसका पूरा नॉलेज हो जाए, ठीक है ना, पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम फाइनल में हमें यह पता चल जाए कि भैया हमारे को प्रॉफिट हुआ है, हमें लॉस हुआ हैगा, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, ये सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ ये आती है कि हमारे पास असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, मतलब हमारी संपत्तियाँ कितनी और जिम्मेदारियाँ दायित्व कितने होंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अकाउंटिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें जानकारी हो जाती है, ठीक है। ये हम लोगों के लिए हो गई, अकाउंटिंग का महत्व होगा। अब अगर हम बाहर के लोगों की बात करते हैं तो उनके लिए अकाउंटिंग इसके लिए हमारी ज़रूरी हो जाती है, ताकि अगर वो हमारी बैंक सॉरी ये बोल सकते हैं हमारी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उनको बेस तो चाहिए कुछ ना कुछ कि यार भैया इस बेस पर हम इनको अकाउंटिंग या फिर इस बेस पर हम इनको लोन दे रहे हैं, ठीक है, हम इन्वेस्टर हैंगे, हम आपकी कंपनी में पैसा क्यों लगाएं। पहले हम आपके अकाउंटिंग देखेंगे भैया आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, किस आगे तक जा सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। तो कहाँ से प्रूफ के तौर पर क्या दोगे आप, अकाउंट ही दोगे ना कि भैया ये हमारा अकाउंट है, ये स्टेटमेंट है, पूरा नॉर्मल सी बात है। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप कोई गाड़ी फाइनेंस करवाते हो या किसी भी थ्रू लोन लेते होगे तो सबसे पहले आपका बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है, ताकि आपसे उस बैंक स्टेटमेंट में ये पता चल जाए कि आपके पास पैसा आता कितना हैगा, ठीक है ना, और जाता कितना, आपकी कौन सी ईएमआई कटती कौन सी नहीं कटती, ये सारी जानकारी उनको रहती है। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग भी इसी बिहाफ पर बनाई जाती है, ताकि हम बाहर के व्यक्ति बैंकर्स होगा, इन्वेस्टर्स होगा, उनको ये जानकारी दे सकते हैं कि हमारा बिजनेस हैगा वो कितने प्रॉफिट में है, कितने उसके पास असेट्स है, कि अगर उसका लोन टाइम पे नहीं चुका सकते तो आप उनकी कौन सी चीज़ रख के आपका लोन पूरा करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसी के लिए अब मेन चीज़ क्या आती है, जो अकाउंटिंग होती है सबके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे इंडिया में तो ऑलरेडी सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सबका ईयर चलाने का तरीका भी होता है अलग अलग, ठीक है ना। कोई दिवाली पे अकाउंट स्टार्ट करता है, कोई संक्रांति पे स्टार्ट करता है, कोई ईद पे स्टार्ट करता हैगा, ठीक है ना, कोई क्रिसमस पे करता है। सभी लोगों के लिए अपने यहाँ पर अलग अलग धर्म के हिसाब से, अलग अलग समाज के हिसाब से सबके अपने अपने तरीके होते हैं अकाउंटिंग स्टार्ट करने के, ठीक है ना। बट गवर्नमेंट का जो तरीका है या फिर गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया, एक जनरली एक बेसिक बना दिया प्रिंसिपल, कि आपको जो अकाउंट हैगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही रहना चाहिए, ठीक है। आपका साल कब चालू होगा, 1 अप्रैल के दिन, और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च को, ठीक है ना। वो जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त, उनको कोई मतलब नहीं। आपकी दिवाली आए, आपकी ईद आए, आपका कोई सा भी त्यौहार आए, उन्हें नहीं, उनको आपका जो अकाउंट हैगा वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए चाहिए, ठीक है ना। ये अकाउंट क्या होगा, ये प्रिंसिपल बना दिया हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। आप अपना अकाउंट आप दिसंबर से चालू करो, जनवरी से चालू करो, कोई इशू नहीं है उस चीज़ से। बट जब हम गवर्नमेंट को जो लीगल अकाउंट बताएंगे वो कब का होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होगा, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको एक चीज़ बनाई गई यहाँ पर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन के सामान्य स्वीकृत सिद्धांत। यहाँ पर आपको कुछ जनरली यूज़ करने वाले जो प्रिंसिपल होंगे वो बताए गए होंगे, जिसे आप गाप भी बोल सकते हो, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गत वर्षों में व्यवसाय के विकास के साथ साथ अनुभव, आवश्यकता तथा निरीक्षण के आधार पर लेखांकन के कुछ सिद्धांत एवं नियमों का विकास हुआ है, ठीक है। गत वर्ष मतलब पिछले कुछ सालों के हिसाब से क्या हुआ, उन लोगों को पिछले कुछ सालों को उन लोगों ने देखा हैगा, ठीक है ना, जितना डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे करके, उसके साथ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ में, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है ना, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से उन लोगों ने अकाउंटिंग के क्या करें, कुछ प्रिंसिपल्स बनाएंगे
और नियम बनाएंगे। लेखांकन के सिद्धांत और नियम लेखांकन का आधार होते हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल और रूल बनाए गए हैं ये क्या होते हैं, इसका बेस होते हैं। अतः इन्हें सामान्य रूप से सभी लेखाकार द्वारा स्वीकार्य। इस जो बेस बनाया गया है, जो प्रिंसिपल और रूल बनाया गया है, आप नॉर्मली सारे अकाउंटेंट यही रूल फॉलो करते हैं। लेखांकन के सिद्धांत वे नियम है जिनका उपयोग करके एक लेखापाल व्यापार के वित्तीय विवरणों में लेखा को पूरा करता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग के जो रूल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या होता है, एक लेखापाल मतलब एक अकाउंटेंट द्वारा वो बिजनेस के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करता है, वो बोल सकते हैं रिटर्न करता है, लिख के रखता है, लेखों में लिखता है। लेखांकन सिद्धांत वे निर्देश होते हैं जिनकी सहायता से लेखाकर्म को अधिक व्यवहारिक एवं क्रियाशील बनाया जाता है। लेखांकन कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर उसे वैश्विक रूप में सर्वमान्य बनाने के लिए लेखांकन के सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य है, ठीक है। अकाउंटिंग के जो रूल है, आप कोई सा भी रूल लगाओ, आपके लिए पर्सनली कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जैसे सबके अपने अपने तरीके होते हैं। भैया अगर मैं दुकान चलाता हूँ तो मेरा अलग तरीका होगा, आप चलाते हो तो आपके लिए अलग तरीका हो जाएगा, आपके पेरेंट्स अगर कोई काम करते हैं तो उनका अपना अपना हिसाब किताब रखने का सबके अपने अपने तरीके। बट लीगली तरीका एक ऐसा तरीका जो सबको समझ में, ऑल ओवर सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर अकाउंट से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड कोई व्यक्ति हैगा, उसको आप अपने बिजनेस का अकाउंट दे दो तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपने करा क्या हैगा, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, हम लोग डेबिट क्रेडिट यहाँ पे पढ़ते हैं, क्यों बनाए गए, एक रूल हो गया वो डेबिट क्रेडिट का, आपको कोई सी भी ट्रांजेक्शन है 2 जगह लिखना ही पड़ेगा, ये रूल बना दिया, ठीक है ना। जनरली एंट्री के हमने आपको रूल बताए थे कि आपको जो रिसीवर होगा वो डेबिट में आएगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट में आएगा। ये फिक्स रूल बना ताकि मैं भी समझ सकूं, आप भी समझ सको, आने वाला कोई व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है वो भी समझ सके, या कोई भी अकाउंटेंट कोई भी व्यक्ति हो, सबको इसी तरीके से समझ में आ जाए कि आपने एंट्री का। बट अगर आप अपने हिसाब से बना दे कि काम करो, ये वाले एक कॉपी ले लो, इसके अंदर आप एक साइड रिसीवर लिख दो और एक साइड गिवर लो, जिससे आ रहा है उसको यहाँ लिख देना, जिसको जा रहा, या आपने आपकी सहूलियत के हिसाब से कर लिया। बट ये चीज़ किसी और को समझ में नहीं आएगी, ये सिर्फ आपको समझ में आएगी। और चलो सर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि आपकी शायद डेथ हो गई, ठीक है ना, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप उस लायक नहीं हो कि आप वो अकाउंट एक्सप्लेन कर दो, तो किसी को समझ में आएगा क्या, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना हैगा, पता ही नहीं है, ठीक है ना। चलो आपके ये बोल सकते हैं कि आपके जो बच्चे होंगे वो ये करेंगे कि जो अकाउंटिंग हैगी उसके हिसाब से उन्होंने तो देख लिया कि भैया ये वाला पेज हैगा, इसमें पैसे लिखे और इसमें भी पैसे लिखेंगे। अब उनको ये नहीं पता किससे लेना है, किसको देना हैगा, तो वो शायद उल्टा कर दे, ठीक है ना, कि जिसको लेना हैगा, जिनसे लेना हैगा उनको दे दे और जिनको देना हैगा उनसे ले ले, अपोजिट हो सकता हैगा। तो इस तरीके से आपकी अकाउंटिंग ऐसे होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो उसको इसी तरीके से समझ में आ जाए कि कौन से रूल फॉलो। तो यहाँ पर क्या है, जनरली कुछ रूल ऐसे फिक्स बना दिए गए हैं, जो आप हो कोई भी हो, अदर कैसा भी व्यक्ति हो, अकाउंट से रिलेटेड है तो उसके लिए वो रूल फॉलो करना कंपलसरी या फिर फिक्स कर दिए गए हैं। यद्यपि इन सिद्धांतों को शासक ने किसी अधिनियम द्वारा नहीं बनाया और न ही ये वैज्ञानिक नियम है, अपितु इन्हें अपनाकर लेखांकन की विधियों में एकरूपता स्थापित की जाती है, ठीक है ना। न ही कोई रूल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं और ना ही किसी साइंटिफिक रूल हैं, पर फिर भी ये सारे ऐसे रूल हैं जो सभी के द्वारा एक्सेप्टेड किए जाते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर सभी लेखापाल सामान्यतः एक निर्धारित नीति के अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। जितने भी प्रिंसिपल्स है इसी के या फिर बोल सकते हैं इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, अकाउंटेंट जो भी रहते हैं वो सारे यही रूल फॉलो करते हैं, जिससे वित्तीय विवरण परस्पर तुलनीय होते हैं और विश्लेषण हेतु एक समान आधार प्राप्त होता है। जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो एक जैसे होंगे। और दूसरी चीज़ आती है कि कोई भी व्यक्ति बाहर का आता है तो उसको अकाउंटिंग पढ़ने में समझने में आसानी रहती है। ये सिद्धांत पूरे विश्व की लेखांकन पद्धति में एकरूपता स्थापित करते हैं, ठीक है। ये नहीं बोल सकते कि हमारे इंदौर में या फिर एमपी में या फिर इंडिया में, नहीं, ये पूरा वर्ल्ड में एक ही जैसे यूज़ किए जाते हैं। अब प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं, प्रिंसिपल्स की विशेषताएं कौन कौन सी होती है देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट आता है तथ्यपरक, ऑब्जेक्टिविटी। लेखांकन सिद्धांत वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है ना। अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल है वो रियलिटी पे बेस होना चाहिए, कल्पना पे नहीं होना चाहिए कि माना कि, ठीक है ना, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, ऐसा हुआ है, ठीक है ना, तो काम आएगा, होगा उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर रियलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। ये व्यक्तिगत विचारों से परे हटकर निरपेक्ष होने चाहिए, सिद्धांत विश्वसनीय होना चाहिए, प्राप्त लेखा सूचनाओं की सत्यता को परखा जा सके, ऐसे गुण इन सिद्धांतों में होना चाहिए, ठीक है ना। आपके जो भी प्रिंसिपल हो, पहली चीज़ ये होना चाहिए कि वो रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है ना।
उसमें किसी भी तरह का झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये ऐसे होना चाहिए जो सारे माइंड की या फिर जितने भी आपके विचार आते हैं उन सबको अलग अलग करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलीवेंस एंड यूजफुलनेस, संबंधता एवं उपयोगिता। लेखांकन सिद्धांत में संबंधता का गुण होना चाहिए, अर्थात लेखा सूचनाओं तथा उससे प्राप्त परिणाम अर्थपूर्ण एवं उपयोगी होना चाहिए, जिससे इन सिद्धांतों की सबकी मान्यता मिल सके। नेक्स्ट आता है फिजिबिलिटी, व्यवहारिकता। लेखांकन सिद्धांत में व्यवहारिकता होना चाहिए ताकि उसे सरलतापूर्वक लेखांकन व्यवहार में अपनाया जा सके, ठीक है। अब नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मनुष्यकृत सिद्धांत। ये सिद्धांत मनुष्यकृत प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों की तरह इन्हें प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता। ये सिद्धांत तर्क, अनुभव, उपयोग, मान्यताओं और अवधारणाओं पर आधारित होते हैं, ठीक है। क्या दिखा है, मनुष्यकृत सिद्धांत बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना, या फिर मैन मेड प्रिंसिपल। अब ये ऐसे होते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए गए, ठीक है, अलग से कहीं से बन के नहीं आएंगे। प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों की तरह इन्हें प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर आपके साथ में अगर कोई नेचुरल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना, प्राकृतिक विज्ञान है जो हम नेचर के ऊपर टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, उसका ट्रायल ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती है कि हाँ तो क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें यूज़ करी, जो बना दी उसको आपको उस तरीके से फॉलो करना है। ये सिद्धांत तर्क, अनुभव, उपयोग और मान्यता अवधारणा पर आधारित होते हैं, ठीक है। ये कोई नेचुरल नहीं हैंगे कि प्रकृति ने हमें अकाउंटिंग के सिद्धांत दिए हैंगे तो उसके हिसाब से हम अकाउंट कर रहे हैं, नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ कहाँ से आई है, एक्सपीरियंस से, बातों से, जो आधार बने हैंगे जिसके बेस पर बनाया गया है, वो सारी चीज़ों के इस पर क्या करा गया है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल निकाले गए हैं। नेक्स्ट आता है विकासशील। लेखांकन सिद्धांत पर व्यापार की पद्धतियां, प्रथाओं, रीति रिवाजों और वित्तीय विवरणों का प्रयोग करने वालों के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है। फलतः लेखांकन सिद्धांत तीव्र गति से विकासशील होते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या आती है कि जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो धीरे धीरे तेज गति से, पहले क्या होता था, अकाउंटिंग इतनी नहीं की जाती थी, ठीक है ना। आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ वगैरह या पुराने कोई सीरियल वगैरह में देखा होगा, उसमें अकाउंटिंग उस टाइम पे जब मतलब गांव वगैरह भी रहते थे, राजा महाराजा के पास में मंत्री बनाए जाते थे, ठीक है ना, जो क्या करते थे, वहाँ का हिसाब किताब रख, कितना टैक्स आया, कितने लोगों को पैसा देना, कहाँ खर्च करा, किस में खर्च किया, ये सारा हिसाब किताब वहाँ पर भी मंत्रीगण रहते थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। आपने गांव में छोटे छोटे मुनीम देखे होंगे, जो पुरानी मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, जो काले कोट और टोपी पहन के चलते थे, ठीक है ना, ब्लैक कलर का हेट रहता था उनका, और वो चलते थे, तो उनके साथ में भी फाइल रहती थी, किससे कितना कर्जा दिया है, किससे कितना लेना है, ये सारी जानकारी। तो उस समय के वो अकाउंटिंग थे, सबके रूल अलग अलग थे, सबके करने के तरीके। तो इन लोगों के एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से क्या हुआ है कि अकाउंटिंग धीरे धीरे तेज गति से बढ़ना चालू हो गए। आज भी ऐसा हुआ है कि नए नए रूल, नए नए फॉलो बनते जाते हैं। नेक्स्ट आता है समग्र सूची का अभाव। लेखांकन के प्रचलित सिद्धांत कोई एक समग्र सूची उपलब्ध नहीं है, जिससे लेखांकन के सभी सिद्धांत एक स्थान पर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जितनी भी हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, इनकी एक कोई लिस्ट नहीं बनी है, सबके अपने अपने तरीके होंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे रूल होंगे जो फिक्स हो गए होंगे, बट कुछ अभी भी सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग हैगी, ठीक है। तो सारी चीज़ों को एक साथ लाना पॉसिबल नहीं हो पाता, या फिर ये बोल सकते कोई ऐसा नॉलेजेबल बुक नहीं बनी है जिसके अंदर अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल एक ही साथ सारे दे रखे हो। नेक्स्ट आता है सर्वमान्यता का अभाव। लेखांकन सिद्धांतों में सर्वमान्यता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि सभी लेखाकार कभी किसी भी सिद्धांत पर एक सहमत नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, जितने भी अकाउंटेंट होते हैं, नॉर्मली बात है, अकाउंटेंट करना उन्हीं का काम है, तो अकाउंटेंट होते हैं तो रूल भी अपने हिसाब से बनाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये लोग आपस में ही एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते। अगर कोई नया तरीका आता है, कहीं नया रूल आता है, ठीक है ना, तो आपस में ही ये लोग बोलते हैं कि नहीं, ये वाला रूल इस तरीके से करा जाए, ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से लगाया जाए, या फिर इसका फॉर्मेट इस तरीके से बनाया जाए, इसमें इस तरीके प्रिंसिपल, तो ये लोग आपस में ही सहमत नहीं हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। एक ही कार्य के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंतम रहत्य का मूल्य ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स में डिफरेंट हो जाता है। पहली चीज़, एक ही काम को करने के लिए अलग अलग रूल लागू हो जाते हैं, ठीक है ना, या फिर अलग अलग प्रिंसिपल लागू। जैसे बोल सकते क्लोजिंग जो स्टॉक होता है, सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, अपने अपने रूल या अपने अपने फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। कोई किसी भी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर सकता है, कोई किस तरीके से कर सकता है, तो सब यहाँ पर अपने अपने तरीके यूज़ कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट आता है का सिग्निफिकेशन ऑफ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब लेखांकन के सिद्धांतों का महत्व या लाभ। पहला होता है, ठीक है ना, हमारी जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैंगे इसका महत्व क्या क्या होता है। फर्स्ट जो है निवेशकों के लिए, ठीक है ना, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए पहला होता है कि उन लोगों के कौन कौन से फायदे होते हैं। इसमें दिया है निवेशकों को अपने विनियोग की सुरक्षा के लिए संस्था की पूंजी संरचना एवं भावी योजनाओं के बारे में अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इन सभी सूचनाओं को एक निवेशक लेखांकन सिद्धांतों को अपनाकर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से जानने में सफल रहता है। अब क्या होता है कि जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो किस भी हाथ पे करेंगे। उन्हें क्या चाहिए, सबसे पहले ये चाहिए कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है ना, वो मुझे पूरा वापस चाहिए। पहली कंडीशन ये रहती कि मैंने अगर 1 लाख रुपए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर तो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट नहीं भी होता तो कम से कम 1 लाख रुपए तो मुझे वापस मिले, ठीक है। और प्रॉफिट होता है तो मुझे इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले तो ये देखनी पड़ेगी कि वो व्यक्ति ये पैसे चुका पाएगा या नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग देखनी पड़ेगी। आपको अकाउंटिंग देखोगे तो उसमें ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति, इसके पास संपत्ति कितनी है, ठीक है ना, इसकी असेट्स कौन सी है, इसकी लायबिलिटीज़ कौन सी है, ये कितना कर्जा देता है, कितना चुका है अभी तक, ठीक है ना, इसके पास कितनी संपत्ति, अगर ये पैसे नहीं चुका पाएगा तो मैं इसकी संपत्ति जब्त करूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। जब अब उसने तो बोल दिया है कि ये बिल्डिंग हैगी मेरे नाम पे हैगी, ठीक है ना, ये बिल्डिंग का ओनर मैं हूँ, मेरे पास इतना माल रखा हैगा, ये सारी चीज़ें उसने बता दिएगी। अब उसके बोलने से क्या होता है, अब उसने झूठ भी बोला होगा तो क्या कर लोगे आप तो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो ना उसकी कंपनी में, उसने झूठ बोल दिया आपसे कि ये बिल्डिंग मेरी हैगी, आपने मान भी लिया। आप अगर कागज चेक करते तो आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाता है कि बिल्डिंग किसी और की, ये रेंट भरता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है, वो बोलता है दुकान मेरे नाम पे हैगी, तो उसके भी कागज उसके पास में होते, ठीक है। उसने बोला मेरे पास कोई लोन नहीं चल रहा, तो आप उसका बैंक स्टेटमेंट निकाल लेते, आपको सब पता चल जाता है कि उसके ऊपर कितने लोन है और कितना उसके पास में पैसा हैगा, ठीक है। तो बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इन्वेस्टर के लिए अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जरूरी होते हैं। नेक्स्ट आता है लेखाकारों के लिए, अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। लेखा विधि के सिद्धांत लेखा कार्यों के लिए प्रतिपादित किए गए हैं। लेखांकन की हर प्रक्रिया के लिए पृथक सिद्धांत हैं, जैसे चल एवं अचल संपत्तियों के लिए अलग अलग सिद्धांत है। लेखाकारों को इन सिद्धांतों को सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। अब मेन चीज़ क्या आती है, जो अकाउंटेंट रहते हैं इनके लिए सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है ना। सारे रूल और रेगुलेशन सबके लिए ज़रूरी है। भैया नॉर्मल सी बात है, आप कोई काम करते हो, सारे अकाउंटेंट होंगे, ठीक है। एक रूम में या फिर एक कंपनी में 10 अकाउंटेंट हैं, 20 होंगे, ठीक है। सब अपने अपने तरीके से अगर अपने अपने रूल यूज़ करने लग जाए तो अगर सबको एक साथ में बिठा दिया जाए, फिर कंपनी का मालिक कभी किसी के अकाउंट ही नहीं समझ पाएगा, ये अपने तरीके से कर रहा हो। अब अगर सबको करवाना है तो एक ही मत, एक ही प्रिंसिपल पे करवाना पड़ता है, ताकि सारे 20 अकाउंटेंट हैं, 10 है आपके कंपनी में जो भी है, सब एक जैसा समझ सके, ठीक है ना। सीए उनको टेक ओवर कर सके कि यार अकाउंटेंट मुझे कंपनी का मालिक है, बैंक है, सब वो अकाउंट एक तरीके देख सके। तो यहाँ पर सबके अपने अपने रूल होते हैं, ठीक है। हर कंपनी के ये बोल सकते हैं चल अचल संपत्तियाँ, या फिर बोल सकते हैं करंट असेट्स और करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट, सबको निकालने के लिए रूल होते हैं। तो जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं उसी को बेस माना जाता है और उसी के हिसाब से ये चीज़ें निकाली, भले वो कोई भी अकाउंटेंट क्यों ना। नेक्स्ट आता है अंके छकों के लिए। किसी भी व्यवसायिक फर्म एवं कंपनियों के लिए अपने अंतिम लेखा एवं प्रमाणकों की जाँच अनुभवी अंकेक्षकों द्वारा करना आवश्यक हो गई है। कई फर्मों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए तो अंकेक्षक अनिवार्य कर दिया गया। लेखा विधि के सिद्धांत अंकेक्षक का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है ऑडिटर्स के लिए। अब ऑडिटर्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी कंपनी, आपके बिजनेस फर्म, ठीक है ना, इनके प्रमाणकों की जांच करता है, ऑडिटर्स होता है, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, अकाउंटेंट और ऑडिटर्स में इतना फ़र्क होता है। जो अकाउंट करता है, जो अकाउंट बनाता है वो अकाउंटेंट होता है, ठीक है। और जो इनका टेस्ट करता है, इनको चेक करता है, वो क्या कहलाता है, ऑडिटर्स कहलाता है। आपके अकाउंट बनाना और उसको चेक करना दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती है, ठीक है। एक कंपनी में बैठकर एक अकाउंटेंट है वो सारी चीज़ें लिख रहा है तो वो अकाउंटेंट कहलाएगा। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उनको चेक करने आता है, अकाउंट को सारे चेक करने आता है, जिसको क्या बोला जाता है, ऑडिटर्स बोला जाता है। अब सबके रूल हैं, वो दिन भर में एक ही जगह तो ना कि एक ही कंपनी में सिर्फ ऑडिटिंग करता होगा, ठीक है। वो अलग अलग कंपनियों में जाता होगा, सब जगह का अकाउंट चेक करता होगा, ठीक है। चलो एक कंपनी में भी करता है तो सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग अकाउंट होंगे, सबको चेक करना उसका काम है। तो अगर सब एक ही प्रिंसिपल पे चलेंगे तो उसके लिए भी इजी रहेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें एक से। अब सब अपने अपने रूल के हिसाब से अलग अलग चलेंगे तो सबके लिए ये चीज़ें क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है उसको चेक करने में। नेक्स्ट आता है वित्तीय संस्थाओं के लिए।
व्यवसाय के लेखा एवं वित्तीय विवरणों के आधार पर बैंक, ऋणदाता एवं वित्तीय संस्थाएं संबंधित व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण और आकलन कर पाने में सफल रहते हैं। व्यवसाय को साख प्रदान करने और व्यावसायिक संबंध स्थापित करने में विश्वसनीय वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब लेखांकन की मूलभूत मान्यता एवं सिद्धांत देंगे, ठीक है ना। वित्तीय संस्थानों के लिए दिया गया फाइनेंशियल बैंकर्स, लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए दिया गया कि भैया कोई भी बैंक होगी, ठीक है ना, कोई भी इन्वेस्टर्स होगा, इन लोगों को क्या पैसा लगा रहा है, पैसा दे रहे हैं आपको, तो पहले सबसे पहले आपकी क्या चाहिए, अकाउंटिंग डिटेल चाहिए कि आपका बिजनेस कितना आगे है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आपके आगे की प्लानिंग क्या है, अभी आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो तो आगे जाकर कितना, आप पैसा दे रहे हैं तो हमें लॉस तो नहीं होगा, इस बात की सब गारंटी चाहिए। तो ये कैसे मिलती है, अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो दिया है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल, ठीक है ना। लेखांकन के मूलभूत मान्यता है भैया सिद्धांत। अब यहाँ पर जो अकाउंटिंग की लेखांकन की मान्यता दी है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांतों का वर्गीकरण। पहला दिया है लेखांकन की मूल्यभूत मान्यता है अकाउंट बेसिक एज्यूम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की मूल्यभूत मान्यता लेखांकन प्रक्रिया के नींव का कार्य करती है। कोई भी संस्था इन मूलभूत अर्थात आधारभूत मान्यता का पालन कर बिना अपना वित्तीय विवरण नहीं बना सकती, ठीक है। बेस, अब यहाँ पर नींव रखने की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, कोई भी लेखांकन की मूल्यभूत मान्यताओं के, ठीक है, जो बेसिक रूल होते हैंगे, ठीक है, बेसिक रूल होते हैं, जो भी आपके अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करना है, ये सबसे पहले उसको डिसाइड करा जाता है, ठीक है, कि भैया मुझे कौन सी मेथड से अपना अकाउंट क्लियर करना है। जनरल एंट्री बनानी है मुझे, ठीक है ना, कैश बुक बनानी है, सब्सिडरी बुक बनानी है कि लेजर बनानी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी कि भैया सबसे पहले मैं ये वाला अकाउंट बनाऊंगा, इसके बाद ये वाला अकाउंट होगा, इसके बाद ये वाला अकाउंट होगा और इसका फॉर्मेट ये होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर करनी पड़ेगी ताकि ये पता चले कि हम अकाउंटिंग किस बिहाफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ दी है कि आपका जो नींव रखी जाती है अकाउंटिंग बिजनेस की सबसे पहले, तो उसमें यही सारे प्रिंसिपल है जो भी आपके इसको क्लियर करा जाता है कि आपके प्रिंसिपल कहाँ तक है और किस हिसाब से ये काम करते हैंगे, ठीक है ना। और जब तक अगर आप अपने बेसिक रूल या फिर अकाउंटिंग की जो मेन नींव नहीं रखोगे, ठीक है ना, और जो इनके रूल है रेगुलेशन है कि ये सब नहीं रखोगे, तब तक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो बेसिक एज्यूम्पशन ऑफ अकाउंटिंग हैगी, लेखांकन की मूल्यभूत मान्यता है, इसके भी 4 टाइप दिए गए हैं आपको, ठीक है ना। पहला दिया गया है एज्यूम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी, लेखांकन अस्तित्व की मान्यता है। एज्यूम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी, इस मान्यता के अनुसार व्यवसाय की इकाई को उसका स्वामी से पृथक माना जाता है, ठीक है। व्यवसाय की इकाई को उसके स्वामी से पृथक माना जाता है, मतलब अलग, मतलब कंपनी का मालिक और कंपनी 2 अलग अलग पार्टों में बांट दी जाती है। ये नहीं रखते कि कंपनी का मालिक और कंपनी एक ही, दोनों को क्या कर दिया गया है यहाँ पर, अलग अलग कर दिया, दोनों की अपनी एक पहचान हो गई। आपकी बिजनेस है का तो बिजनेस अलग हो गया और मालिक अलग हो गया, दोनों की अकाउंटिंग क्या होगी यहाँ पर अलग अलग बनेगी। स्वामी द्वारा व्यवसाय के लिए किए हुए लेन देन उसी प्रकार माने जाते हैं जैसे बाहरी पक्ष ने किए हों, ठीक है। अगर कोई मालिक हैगा वो कंपनी में कोई इन्वेस्ट करता है, उससे कोई पैसा लेता है निकालता है, तो उसके लिए क्या करे जाते हैं, अलग ही रूल बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उसको क्या माना जाता है, एक्सटर्नल माना जाता है, बाहरी व्यक्ति। कंपनी का मालिक हैगा तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी के सारे चीज़ें उससे की हो गई, वो किसकी है, कंपनी की है, तो कंपनी एक अलग व्यक्ति हो गया हैगा और मालिक अलग व्यक्ति हो गया हैगा। स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी को दायित्व माना जाता है और उसके द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिए व्यापार से निकाल गई राशि को पृथक से आहरण लेखा खोलकर लिखा जाता है। अब कंपनी, अगर कोई कंपनी का मालिक हैगा, उसने कंपनी चालू करने के लिए बिजनेस में कोई पैसा लगाया हैगा, इन्वेस्ट करा हैगा, कैपिटल लगाई है, ठीक है ना, तो वो चीज़ क्या मानी जाती है, लायबिलिटीज मानी। क्यों, क्योंकि यार उसको पैसा वापस देना है ना हमें। कंपनी में मैंने अगर चलो ठीक है मैं कोई दुकान खोलता हूँ, मैंने उसमें 1 लाख रुपए लगाए हैं कोई दुकान या बिजनेस खोलने में, ठीक है, तो वो पैसा तो मुझे चाहिए, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, लायबिलिटीज हो गई कि यार ये पैसा हमने किसी से लिया है,
ठीक है ना। किससे लिया? कंपनी के मालिक से लिया है। तो कंपनी का मालिक, बिजनेस, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो ये बिजनेस क्या सोचता है कि ये पैसा मैंने उस व्यक्ति से 1 लाख रुपए लिए अपने आप को चालू करने के लिए, तो 1 लाख रुपए मुझे उसको वापस करना पड़ेंगे। ये मेरी क्या हो गई? लायबिलिटीज़ हो गई, ठीक है ना। सेकेंड चीज़ आपकी आती है कि यहाँ से अगर बिजनेस से हम कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान निकाल देंगे, ठीक है ना। अगर मालिक बिजनेस से कोई भी चीज़ें निकालता है, गुड्स निकाले, कैश निकाले, ठीक है ना, तो ये सब किस नाम से लिखते हैं हम लोग? ड्राइंग के नाम से लिखते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर अकाउंटिंग करी थी, उसमें ये सारी चीज़ें हमने लिखी थी। इसी मान्यता के आधार पर व्यवसाय का लाभ हानि सही सही निकलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसी मान्यता के हिसाब से भी हमने बिजनेस में मालिक को और कंपनी को, दोनों को अलग अलग करते हैं। तो इस हिसाब से हम कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जो भी निकलता है वो क्लियर निकलता है। पृथक इकाई, सेपरेट एंटिटी या लेखांकन अस्तित्व की मान्यता सभी प्रकार के व्यवसायों में है, चाहे वह एकांकी व्यापार हो या साझेदारी संस्था हो अथवा कंपनी संगठन हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एज्यूम्शन ऑफ मॉनेटरी मेजरमेंट, मौद्रिक मापन की मान्यता। इस मान्यता के अंतर्गत लेखा पुस्तकों में केवल ऐसी घटनाएं तथा लेन देन ही लिखे जाते हैं जो निश्चित रूप से मुद्रा में प्रकट किए जा सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, मौद्रिक मापन, यहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो मनी से रिलेटेड ही होती हैगी, ठीक है ना। अंदाज लगाना, इमेजन करना, यहाँ वो चीज़ नहीं आती है। आप वही सारी चीज़ें लिखे जिसको आप या तो बोल सकते हैं कि या तो कैपिटल है, पूंजी है कि आपकी, या फिर कैश हैगा, या फिर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते होगे आने वाले टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें ही इसमें यूज़ की जाती है जो निश्चित रूप से मुद्रा में प्रकट किए जा सकते हैं। व्यवसाय में पाई जाने वाली समस्त संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, स्टॉक, विनियोग आदि के मूल्य को मौद्रिक इकाई के रूप में ही व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। अब नॉर्मल सी बात है, आपके पास आपने बिल्डिंग हैगी, मशीन हैगी, प्लांट हैगा, लैंड हैगा, इन सारी चीज़ों को आपको किस में कन्वर्ट करते हो? आप साइज के हिसाब से नहीं रखते कि मेरे पास में 10 बाय 10 का प्लॉट हैगा, आप ये लिखोगे। आप ये तो ना लिखोगे कि नहीं मेरे पास में बिल्डिंग हैगी, आप ये सारी चीज़ें नहीं लिखते होगे। आप क्या लिखते हो कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, मेरे पास में 10 लाख रुपए की बिल्डिंग हैगी, उनका प्राइस लिखते हो। आपको उसके साइज से कोई मतलब नहीं, आपको किससे मतलब है? यहाँ पर प्राइस से, तो उनको उसी मनी में ही हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रत्येक देश मूल्य को अपने देश में मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक देश क्या करता है, जो मनी रहती है उसको मनी के रूप में ही लिखते हैं, उसको साइज या किसी रूप में लिखना पसंद नहीं करते हैं। जैसे भारत में इन मदों का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाता है, तो अमेरिका में डॉलर में तथा इंग्लैंड में पौंड में, ठीक है ना। सभी अपने अपनी लैंग्वेज में या फिर अपने अपनी करेंसी में उसको लिखते हैं। हम लोग सारे ट्रांजैक्शन किस में करते हैं? रुपए में करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं उसके आगे? रुपए लिखते हैं। अमेरिका में डॉलर में करते तो डॉलर लिखेंगे, ठीक है ना। तो सब अपने अपने जो मुद्रा रहती है, वहाँ की जो करेंसी रहती है, उसी में उस मनी को एक्सप्लेन करते या फिर लिखते हैं। लेखांकन का उद्देश्य शोधों का लेखा पुस्तकों में करने के साथ ही आर्थिक स्थिति की जानकारी एवं करारोपण हेतु शासन को सामयिक रिपोर्ट भेजना भी है, जिसकी माप मुद्रा में की जाती है। यदि मापा हुआ प्रतिफल मुद्रा में न हो तो लेखांकन का कोई उपयोग नहीं रहेगा। मुद्रा में मापा हुआ प्रतिफल ही लेखांकन की विशेष सामग्री होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप उसको मनी में नहीं लिखोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, ठीक है ना। जब तक वो पैसों में बात ना होगी तब तक अकाउंटिंग में कोई चीज़ काम में। मैंने लिख दिया कि मेरे पास में एक, ये बोल सकते हैं कार हैगी, ठीक है ना। मेरे पास में एक अल्टो कार हैगी, तो मेरे को अल्टो कार से मतलब नहीं, मेरी कार की वैल्यू क्या है उससे मतलब है। वो 5 लाख की मेरे पास अल्टो हो या कोई सी भी कार हो, कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है ना। आप तो भले ये बोल सकते हो मर्सिडीज चलाओ, BMW चलाओ, ऑडी चलाओ, कोई मतलब नहीं रखती यहाँ पर ये मतलब रखती है कि वो क्या प्राइस की है, कितने की है, ठीक है ना। आपके पास में बंगला हो, छोटा सा घर हो, छोटी सी झोपड़ी हो, कोई मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है? उसकी वैल्यू, उसका प्राइस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, 3rd वाला। थैंक यू।